अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात करेंगे इसकी समरी पे कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, इसमें कौन सी थीम्स पे कितने कैरेक्टर्स बेस किए गए हैं और उन कैरेक्टर्स के रोल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमारा नावल है ये 2 पार्ट्स पे बेस करता है। एक है प्री कॉलोनियलिज़्म और दूसरा है पोस्ट कॉलोनियलिज़्म। तो प्री कॉलोनियलिज़्म जो है वो हमारा पास्ट है और जो पोस्ट कॉलोनियलिज़्म है वो हमारा ड्यूरेशन हमारा प्रेजेंट चल रहा है। और अगर हम बात करें तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें 3 चीज़ें हैं हमारे पास। फर्स्ट वन गॉड्स, सेकंड वन ह्यूमंस एंड थर्ड वन हमारे पास हैं डेड। तो अब जो गॉड्स हैं हमारे पास, उनमें सबसे पहले हमारे पास है फॉरेस्ट हेड। ये हमारे पास जो है ये काइंड ऑफ ऑनर है, ये वुड्स के यानी उन फॉरेस्ट के, उन जंगलों के। और ये एक जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो ये एक चेयर पे विराजमान हैं, बैठे हुए हैं और ओन कर रहे हैं उस इवेंट को जो वहाँ पे हो रहा है। और दूसरा कैरेक्टर हमारे पास है ये जो गॉड्स में से, जो स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स में से हैं, जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स में से हैं, उनमें से हमारे पास है एरोनी। अब एरोनी हमारे पास क्या है, एरोनी हमारे पास एक स्पिरिट है और इनसे हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी के साथ साथ बात करते हैं तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि ये एक डांस हो रहा है फॉरेस्ट में, एक इवेंट हो रहा है, एक सेलिब्रेशन हो रही है और उस सेलिब्रेशन में सब लोग एक फायर के गिर्द, एक बड़ी सी बोन फायर करके उसके गिर्द डांस कर रहे हैं। और ये उनका वे ऑफ सेलिब्रेशन है। यानी वे ऑफ सेलिब्रेशन ऐसे हम कहते हैं कि वो सैडनेस को भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं और वो हैप्पीनेस को भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ को डेथ को दोनों को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। ये उनका वन वे है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं ईशोरो के। ईशोरो का कैरेक्टर जो है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। कंट्रोवर्शियल ये इसलिए है क्योंकि हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई, डांस चल रहा है और वहाँ पे हमारे पास 2 लोग आते हैं अचानक से। वो 2 लोग कौन होते हैं, हमारे वो डेड मैन और हमारी डेड वुमेन होते हैं। अब डेड मैन और डेड वुमेन होते हैं तो ये दोनों आके अपनी स्टोरी बताते हैं कि हमारे साथ पास्ट में एक इनजस्टिस हुई थी और हमें आज उसकी जस्टिस चाहिए। ये लोग जो हैं ये 8 सेंचुरीज़ के बाद हमारे पास जागे हैं, यानी अपनी ग्रेव से उठे हैं और उठ के ये लोग सड़क के किनारे ठहरे हैं कि प्लीज़ टेक आवर केस, लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं लेकिन कोई इनकी नहीं सुनता। वहाँ पे इनको रोला मिलती हैं। रोला जो हैं वो इनको गाइड करती हैं कि वहाँ पे एक यानी वहाँ पे सुपर नेचुरल लोग जो हैं, ह्यूमंस भी हैं, सब मिलके जो डांस करें, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपनी स्टोरी सुनाएं फॉरेस्ट हेड को, वो आपके लिए कुछ कर सकेंगे। तो ये दोनों वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाके ये अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि हमारे साथ पास्ट में हमारा मर्डर हुआ था। यानी जो डेड मैन था, जो पहले सोल्जर था कोर्ट में, उसका मर्डर हुआ था और फिर उसके मर्डर तक बात नहीं रुकी थी, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ का भी मर्डर हो गया था, इनका भी मर्डर हो गया। तो फिर इनके अंदर जो एक चाइल्ड था जो कंसीव वो कर चुकी थी, यानी वो वेरी फ्यू मंथ्स रहते थे और कुछ यानी आधे हो चुके थे, आधे रहते थे कि डिलीवरी में। तो अब उन कंसीव वो पास्ट में हो चुका है लेकिन उस अनबॉर्न चाइल्ड को भी मेरे साथ ही डेड कर दिया गया, मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। तो हमें अब जस्टिस चाहिए। वहाँ पे जब ये सारे लोग उनकी बात सुन रहे होते हैं तभी हमारे पास ईशोरो का जो कैरेक्टर है, जो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है हमारे पास, ये वहाँ पे अपनी बात रखते हैं कि नहीं, जो डेड मैन एंड डेड वुमेन है उनका मसला इतना ज़रूरी नहीं है जितना मेरा प्रॉब्लम ज़रूरी है, तो आप मेरा प्रॉब्लम पहले सॉल्व करें। इनका मसला ये था कि इनका एक फॉलोवर होता है ओरेमोल। अब फॉलोवर्स कौन होते हैं कि जो वुड कार्वर्स होते हैं, तो एक वुड कार्वर है, मास्टर है, उनके स्टूडेंट्स हैं और फिर उनके स्टूडेंट्स हैं, ऐसे करके फॉलोवर्स होते हैं। तो ईशोरो के फॉलोवर थे ओरेमोल। ओरेमोल अब तो वो डेड हैं लेकिन जब वो पास्ट में वुड कार्वर थे तब ईशोरो आस्ट कि उसका मर्डर हुआ था। मर्डर कैसे हुआ था कि हमारे पास ह्यूमंस में से जो कैरेक्टर है डिमोक वाज द स्टूडेंट ऑफ ओरेमोल और कहते हैं कि डिमोक वाज द मास्टर ऑफ ओरेमोल। और अब डिमोक मास्टर हो के भी उतना गुड नहीं था एट वुड कार्विंग। यानी वुड कार्विंग हम कहते हैं वो लोग दरख्तों पे, लकड़ियों पे अपने गॉड्स की फेसेस जो हैं, वो शक्लें जो है कार्व करते हैं। और अगर हम अफ्रीकन मूवीज़ देखें, हम अफ्रीकन कल्चर को देखें तो वो घास पहना के, फूल पत्ते पहना के अपने गॉड्स को पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं, तो वो वुड कार्विंग है। तो वो मास्टर होके भी उतना गुड नहीं था जितना उसका स्टूडेंट ओरेमोल था। तो आउट ऑफ जेलिसी, यानी डिमोक ने जेलिस होके पास्ट में ओरेमोल का मर्डर कर दिया था। अब वो पास्ट यानी पुरानी बात हो गई। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, ये एक पुरानी ज़िंदगी जीने के बाद अब नई ज़िंदगी में आ गए हैं, अब एक न्यू लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अब पुराने मसले तो ईशोरो के दिमाग में अटके हुए हैं, तो वो अब डिमोक सॉरी करता है
कि आई डिडेंट नो, आई डोंट नो कि मैंने पास्ट में ऐसा कुछ किया है, लेकिन अगर मैंने किया भी है तो आई एम सॉरी फॉर डैट। मैं अब मज़ीद आगे कुछ बुरा नहीं कर रहा, मैं आप आज कुछ नहीं कर रहा। अब तो मैं एक पोइट हूँ, मैं एक नॉर्मल कॉमन मैन हूँ, तो अब पास्ट का बदला लेने का कोई जैसे काइंड ऑफ जवाज़ नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनती। बट ईशोरो वॉज टर्न के ही वॉज स्टिल्ड कि नहीं, मुझे तो बदला चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे अब दो प्रॉब्लम्स है। डेड मैन डेड वुमेन का जो हाफ चाइल्ड है वो भी वुमेन के अंदर है। ईशोरो अपनी लड़ाई लड़ रहा है और ओरेमोल जो है ही वॉज बींग अवेंज्ड, इसका रिवेंज लेना है ईशोरो ने। डिमोक पे जब बात आई तो डिमोक जो थे ये फॉलोवर थे ऑगन के। अब ऑगन के फॉलोवर थे डिमोक, तो डिमोक ने को बचाने के लिए ऑगन ने कहा कि नहीं, ये पास्ट का प्रॉब्लम है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता, अब इसको हम हल करने लग जाएं। यानी ये आज जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान देने की बजाय हम पास्ट के प्रॉब्लम्स को देखने लग जाएं, तो डैट विल बी अ मिस्टेक। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ सिम्बोलाइज होती है, यहाँ पे हमारे पास कॉलोनियलिज्म सिम्बोलाइज होती है कि पहले एक कंट्री ने जो मिस्टेक्स की और कॉलोनाइजर्स ने आके उन मिस्टेक्स का फ़ायदा उठा के अपनी पावर दिखा के एम्पावर कर लिया कंट्री को। वो मिस्टेक्स अब हमने रिपीट नहीं करनी, यानी वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होंगी तो हम दोबारा कॉलोनाइज्ड नहीं होंगे। यानी जिसके पास पावर है उसकी बात मान के, जिनके पास पावर नहीं है उनको निगलेक्ट नहीं करना। हमें राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि हमने अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी ताकि हम दोबारा कॉलोनाइज्ड ना हो जाएं। तो अब यहाँ पे ये सारा मसला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ह्यूमंस में मज़ीद आएँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 और लोग हैं। हमारे पास रोला हैं। रोला जो हैं वो अब प्रोस्टिट्यूट हैं, लेकिन पास्ट में, फॉर्मर पास्ट में वो मैडम टॉर्टॉइस थी, यानी वो एक क्वीन थी। वो क्वीन किसकी थी? वो क्वीन थी माता खरीबू ट्राइब की। वो जो ट्राइब था माता खरीबू, उसके किंग को उनकी क्वीन ने काइंड ऑफ मैनिपुलेट किया था कि अब वो मैनिपुलेट क्यों किया था इन दोनों के मर्डर के लिए, क्योंकि शी आस्क्ड फॉर एन इलेजिटिमेट रिलेशनशिप फ्रॉम दिस डेड मैन। तो अब डेड मैन जो था वो उसने नो कर दी। जब उसने नो की तो क्वीन गॉट एंग्री कि यानी आप मुझे इनकार कर रहे हो, आप मेरी दस्तरस में हो, मेरे अंडर काम करते हो और आप मुझे इनकार कैसे कर रहे हो। तो शी मैनिपुलेटेड द किंग ऑफ माता खरीबू, द ट्राइब, इट वॉज अ ट्राइब, द नेम ऑफ अ ट्राइब एंड द किंग। तो किंग के नाम से हमने ट्राइब का नाम रखा हुआ था। फिर राइटर कहते हैं कि अब वो क्वीन ने मैनिपुलेट करके माता खरीबू को उनसे इसका मर्डर करवा दिया, और यही नहीं रुकी, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और इन दोनों को भी मरवा दिया। यानी वो अनबॉर्न चाइल्ड उसके अंदर था और वो दोनों की डेथ हो गई। इस तरह से दोनों की डेथ होती है। तो यहाँ पे ये इनका रोल है रोला का, जो अब एक प्रोस्टिट्यूट है और एक कॉमन मैन है। फिर हमारे पास बचते हैं 2 लोग, एडोनी बी और एग्बोरिको। एडोनी बी की अगर हम बात करें तो ये कोर्ट एडवाइज़र हैं और ये फॉर्चून टेलर थे पास्ट में। यानी हम इनको कहते थे सूट से भी कहते हैं, जो फॉर्चून टेलर्स होते हैं उनको सूट से भी कहते हैं। ही वॉज अ सूट से। एग्बोरिको की बात करें तो इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है उस मर्डर में। कैसे कि ये कोर्ट मेंबर हैं, अब पहले ये थे कोर्ट हिस्टोरियन। कोर्ट हिस्टोरियन थे तो ये हिस्ट्री देते थे, यानी कोई केस आया तो उस केस में कौन मुलजिम है, कौन मुजरिम है, कौन यानी विटनेस है, तो ये उन सब की हिस्ट्री दिया करते थे किंग को। इन्होंने फॉल्स हिस्ट्री दी माता खरीबू को, यानी फॉल्स हिस्ट्री दे के मैनिपुलेशन में हेल्प की थी क्वीन की हेल्प की थी। तो यानी ये भी अब अपने हिस्से के गुनाहगार हैं। तो ये सारी हमारा जो प्लॉट था, ये कॉम्प्लेक्स सा प्लॉट इन्होंने राइटर ने रखा है किसको दिखाने के लिए? कॉलोनाइजर्स, यानी जिनके पास पावर है वो चाहते हैं सिर्फ उन्हीं की चले, और जो कॉलोनाइज्ड है, जो जैसे डेड वुमेन और डेड मैन है, तो उनकी जो पावरलेस हैं, जो लेस पावर वाले लोग हैं, उनकी तो कोई भी नहीं सुनता। वो उनका मसला जितना भी इम्पोर्टेंट हो निगलेक्ट होके रहता है। डेट बिकेम द रीज़न कि लोग बाहर से लोग आके, जैसे बाहर से ब्रिटिशर्स आके फिर कंट्रीज़ पे कब्ज़ा कर लेते हैं। जब उनके अंदर इनजस्टिस हो, जब उनके अंदर होगा कि पावर की बात होगी कि जिसके पास पावर है उसकी मानी जाएगी, यानी जैसे जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा, जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जो पावरफुल है उसकी चलती जाएगी, चाहे वो जितना भी गलत है, और जो पावरलेस है चाहे वो कितना भी ठीक है, उसको तो कत्ल करके उसकी किस्से ही ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो ये हमारा प्लॉट था, ये हमारी स्टोरी थी। और इसके बाद अगर हम कॉन्क्लूजन की बात करें कि ये प्लॉट चल रहा है हमारा, और एंड पे फिर जब हम नियर अबाउट एंड आते हैं
तो इशोरो की बात को निगलेक्ट करने की बात की जाती है कि इशोरो को छोड़ के इनका मसला सुना जाए। इशोरो वॉज अ कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर। तो ये क्या करते हैं इस सारी सिचुएशन में, जैसे ही हमारा हाफ चाइल्ड बॉर्न होता है, यानी वो लड़ाई चल रही है, वो बहस डिबेट चल रही है, उसी दौरान हमारे हाफ चाइल्ड ने बर्थ लिया है। हम उसको हाफ चाइल्ड भी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कंसीव हुआ था इन द पास्ट और वो बॉर्न हुआ है इन द प्रेजेंट, इसलिए हम उसको हाफ चाइल्ड कह रहे हैं। तो अब वो उसकी बर्थ हो गई है, तो इशोरो को एक रीज़न मिल गया है डेड मैन और डेड वुमेन पे एम्पावर करने का, अगेन कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, कि अपनी पावर दूसरों के अगेंस्ट यूज़ करने का। वो इनके हाफ चाइल्ड को किडनैप कर लेता है। अब जब हाफ चाइल्ड किडनैप होता है तो जो डेड मैन और डेड वुमेन जो अपना मसला हल कराने के लिए 8 सेंचुरीज़ के बाद अपनी ग्रेव से जागे थे, उनका मसला बढ़ जाता है, यानी हल नहीं हुआ उनका पुराना मसला, नया मसला खड़ा हो गया। तो अब किडनैप हो गए, तो फिर इशोरो ने कहा है कि आप मेरी बात मानेंगे, आप डिमोक को पनिश करेंगे, और पनिश भी कैसे करेंगे कि इसके हर तरफ आग लगाई जाए और जिस वुड को कार्व करते हुए इसने ओरिमोल को धक्का दिया था उस पे इसको लटका दिया जाए, हर तरफ आग लगा दी जाए और ये जल के खाक हो जाए, तो फिर मैं इनका बेबी वापस कर दूंगा। तो डिमोक को सज़ा दे दी गई, डिमोक को वो सज़ा दे दी गई, उसकी हर तरफ आग भी लगा दी गई, उसको बांध के खड़ा भी कर दिया गया, लटका दिया गया। और फिर जो इशोरो हैं उन्होंने चाइल्ड वापस कर दिया, और डेड मैन और जो डेड वुमेन हैं हमारे, ये दोनों अपना चाइल्ड लेते ही वापस अपनी ग्रेव्स में जाके, मतलब जहाँ से ये उठे थे वापस वहीं जाके ये लेट गए। डैट मीन्स हमने जो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी थी, हमने वो मिस्टेक्स रिपीट की, यानी हमने फिर से कॉलोनाइज्ड इनको रिप्रेजेंट किया राइटर ने कि ये तो वहीं के वहीं रह गए, इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। चाहे कॉलोनाइजर्स चले गए हैं, चाहे एम्पावरमेंट ख़त्म हो गई है, लेकिन जो कॉलोनाइज थे, जो लेस पावरफुल थे, वो आज भी बुरी हालत में ही हैं, और आज भी उन्हीं की चलती है जो पावरफुल हैं, चाहे वो फिर ब्रिटिश से आए हो, चाहे वो उनके अपने कंट्री के लोग हों। इस तरह होता है। तो फिर इनका मसला, यानी इनकी स्टोरी अब एंड हो गई। तो अब हमारे पास बचते हैं, फिर डिमोक को भी सज़ा हो गई है, जो इशोरो है उसका मसला भी हमारे पास हल हो चुका है, यानी प्रॉब्लम काइंड ऑफ सॉल्व हो गया ऑन द सरफेस लेवल। फिर बात करते हैं कि अब बिल्कुल जो एंड हो रहा है हमारे पास, वहाँ पे डिमोक जो हैं एकदम वो गिरते हैं, वो जिस चीज़ पे लटकाए गए हैं वो उससे गिर पड़े हैं, तो गिरे हैं और गिर के बेहोश हो गए हैं। लेकिन जब उन्हें होश आता है तो उनके इर्द गिर्द कोई भी फायर नहीं है, वो किसी वुड कार पे हैंग्ड नहीं है, और हर चीज़ बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट है, बिल्कुल नॉर्मल एनवायरनमेंट है, कि हर चीज़ नॉर्मलाइज्ड है। और नॉर्मलाइज्ड क्यों है? क्योंकि अब ये जो प्रोसेस है, ये जो सर्कल ऑफ इम्पीरियलिज्म है, ये जो साइकिल ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इट इज़ गोइंग टू बी रिपीटेड। यानी ऐसे है कि राइटर कहते हैं कैरेक्टर्स एक लूप में फंसे हुए हैं, उनको लगता है जब ये एक लूप कंप्लीट हुई है तो दे थिंक दिस इज़ द कॉन्क्लूजन। जैसे हमें लगा कि डिमोक को सज़ा हो गई एंड दिस वाज द कॉन्क्लूजन, नहीं, बट इट इज़ नॉट। ये लूप, एक और लूप चलेगी, एक और साइकिल चलेगा इम्पीरियलिज्म का, फिर सबको लगेगा यहाँ एंड हो गया, बट नहीं, फिर एक और चलेगा और ये चलता ही जाएगा, इट नेवर एंड्स। देयर इज़ नो एंडिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म, देयर इज़ नो एंडिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो ये हमारी सारी समरी और ये हमारी सारी स्टोरी थी किसकी, हम जो डांस ऑफ द फॉरेस्ट की बात कर रहे थे। और फिर अगर हम थीम्स की बात करें तो आइडेंटिटी की थीम्स हैं कि वो आइडेंटिटीज़ की हमने बात की कि ये स्पिरिट्स हैं, ये गॉड हैं, और ये हमारी सारी स्पिरिट्स हैं। ह्यूमंस की अपनी आइडेंटिटीज़ हैं, डेड मैन एंड डेड वुमेन की अपनी आइडेंटिटी है। ट्रेडिशनलिटी टू मॉडर्निटी की बात करते हैं, कॉलोनाइजर्स ने आके ट्रेडिशंस को ख़त्म किया, मॉडर्निज़म लेकर आए, लेकिन उनके जाने के बाद भी लोगों को मॉडर्निज़म की इतनी आदत पड़ गई थी कि यही ही बाकी रह गई। कल्चर्स की बात करें तो हाइब्रिड कल्चर डेवलप हो चुका था, यानी जो इनका अपना कल्चर था अफ्रीकन्स का, वो मिक्स हो चुका था ब्रिटिश के कल्चर के साथ। तो एक हाइब्रिड कल्चर में वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, और वो भी उसको यानी वापस कभी अपनी रियलिटी में वापस नहीं ला सकते थे। जैसे वो चेंज हो चुका था वो वैसे ही हमेशा चेंज रहना था। तो दिस वाज द स्टोरी, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।